जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। बात करेंगे आज खोटा गद्य साहित्य में अगले खंड में। और खोटा गद्य साहित्य में हम बात करेंगे कहानी संग्रह में हम अभी पढ़ने वाले हैं। और जैसे आप सभी को पता है कि इसका पहला जो सेक्शन था छाहर छाहर जो कहानी संग्रह है उसी में से हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके सारी चीज़ों को हम देखेंगे। इसमें एक पार्ट तो हमने कवर कर रखा है, यानी एक कहानी हमने पढ़ लिया है छाहर। तो उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम पहले कवर करेंगे सारे का, उसके बाद फिर एक बार हम डिटेल इसमें क्लास लेकर के आएंगे। तो चलिए उसी को हम लेकर के बढ़ते हैं अगले। तो सबसे पहले किसी भी सेक्शन को पढ़ने के लिए उसके थोड़ा सा हाईलाइट, पिछला हम थोड़ा सा हाईलाइट देना चाहेंगे। हालांकि ये पहले वीडियो में हमने सारा ये चीज़ कवर कर रखा है पहले ही, लेकिन फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें छाहर कहानी संग्रह की, तो छाहर कहानी संग्रह में टोटल 10 कहानी पढ़ना है हम लोगों को। तो ये सब तो सबको पता ही होगा लगभग सभी को। और छाहर जो कहानी संग्रह लिखा गया वो लेखक है इसके चितरंजन महतो चित्रा, जिनका जन्म होता है 6 जनवरी 1946 को। इनके पिता का नाम धनीनाथ महतो और माता का नाम धनिया देवी है। जन्म स्थान अगर बात करें तो बड़की लारी रामगढ़ में इनका जन्म हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा ये मैट्रिक केबी हाई स्कूल लारी से इन्होंने 1960 में पास किया था। बीए ज्योग्राफी से रांची कॉलेज से किया था। एमए इन्होंने 1966 में किया। ये पेशे से एक शिक्षक थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी रुचि जो है वो इस ओर बढ़ा और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कृतियाँ इन्होंने इसमें लिखा है। विशेष अगर बात करें तो रांची विश्वविद्यालय जनजातीय एवं क्षेत्रीय विभाग में अतिथि खोटा प्राध्यापक के रूप में 1984 से, स्थापना 1982 में इसका होता है रांची विश्वविद्यालय जनजातीय एवं क्षेत्रीय विभाग का। लेकिन इसमें अतिथि खोटा प्राध्यापक के रूप में इनको 1984 में शामिल किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला अगर बात करें इनको कुछ सम्मानित किया गया कुछ सम्मान के साथ, जो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इस पर। खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी द्वारा 2010 में जो जिनकी खोटाएं सम्मान से सम्मानित इनको किया गया था। भाषा शैली अगर बात करें तो इनकी भाषा शैली सरल, सुपट, प्रवाहमय और आकर्षक है। अगर देखा जाए इनकी भाषा शैली तो काफ़ी अच्छा शैली माना जाता है और इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छे अच्छे कहानी संग्रह इन्होंने लिखा है। अगर बात करें इनके अध्यापन की बात करें तो इन्होंने अध्यापन जो किया था 1970 में माराफारी उच्च विद्यालय में, फिर 1972 में कूरा चास उच्च विद्यालय चल गए, फिर 1972 में रामगढ़ उच्च विद्यालय में इन्होंने शिक्षण का कार्य कह सकते हैं कि दिया सेवा। 1995 में दांतू उच्च विद्यालय में इन्होंने पढ़ाया। फिर 31 जनवरी 2006 को प्रधानाध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त होते हैं। और 1984 में ये जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा अकादमी रांची में ये कह सकते हैं कि जैसे अभी हमने बात किया कि प्राध्यापक के रूप में इनको अतिथि प्राध्यापक के रूप में इनको बुलाया गया था। कुछ इनकी प्रमुख कृतियां अगर बात करें तो थोड़ा सा ये भी आपको याद रखना है। जिनकी टोह जो कि खोटा उपन्यास है, छाहर एक कहानी संग्रह है जिसमें 10 कहानी है, और महाराय इन्होंने गीत भी खोटा के लोक महाकाव्य का संकलन प्रस्तुतिकरण इन्होंने भी किया है। अब सवाल उठता है कि छाहर कहानी संग्रह, तो सबसे पहले आप सभी को जानना है कि छाहर कहानी संग्रह तो इसको भी लिखा है चितरंजन महतो चित्रा ने। 2007 में इसका प्रकाशन होता है। इसके प्रकाशक जो थे वो खोटा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, और इसमें कहानियों की संख्या जो है वो टोटल 10 कहानी है। तो ये सारा चीज़ अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ इसका ऑलरेडी पहले ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, और जैसे ये वीडियो ख़त्म होगा वैसे इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करते हैं। तो आप बने रहेंगे और टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको सारा इसका जितना भी पीडीएफ है वो सारा आपको मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी कहानी संग्रह इसमें पढ़ना है। तो टोटल अगर कहानियों की संख्या अगर देखें तो 10 है, जिसमें से छाहर, बोनेकलोर, हम कैसे जियब, बुबा एगो कहानी कह दे, गुरुजी की फिकीर, समय कटवा ताश खेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू आर लुटेरा, नवा जमींदार और देवता के खाए गले डाकिन। ये 10 कहानी है जिसमें से छाहर कहानी हमने पढ़ रखा है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बोनेकलोर, यानी आज हम दूसरी कहानी बात करने वाले हैं बोनेकलोर की कहानी के बारे में। कुछ अन्य तथ्यों को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे छाहर कहानी के जो मंतव्य लिखवैया जो थे वो थे गिरधारी गोस्वामी आकाशमूटी। इसके लेखक परिचय जो लिखा है वो वासुदेव महतो के द्वारा, और एक बात लिखवैया जो है वो गोविंद महतो जंगली है। तो कई बार सवाल जो वो घुमा फिरा करके भी आपसे पूछा जाता है कि इसके छाहर कहानी संग्रह के मंतव्य लिखवैया किए हलत, तो गिरधारी गोस्वामी आकाशमूटी। इनके लेखक परिचय को किसके द्वारा दिया गया तो वासुदेव महतो के द्वारा। एक बात लिखवैया जो है वो है गोविंद महतो जंगली। तो ये सारा चीज़ फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब हम आते हैं पॉइंट पे। जो आपका आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम आज दूसरा कहानी संग्रह है बोनेकलोर।
जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। और ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो आपकी दृष्टि से और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होगा उन्हीं प्रश्नों को हम थोड़ा सा शामिल करने का प्रयास किए हैं। बाकी का आप कई सारे सवाल पढ़ सकते हैं, और बहुत ऐसे हैं कि आपको बहुत सारा एक एक कहानी में 50-50, 100-100 क्वेश्चंस आपको बताएंगे, लेकिन उतना बनता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रश्न आपके पूछे जाने लायक है, उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आते हैं। तो इसमें पहला कहानी जो पहला इसमें प्रश्न बनता है वो बनता है बोनेक्लोर केकर लिखल रचना लागे। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि बोनेक्लोर है क्या। तो छाहर कहानी संग्रह में एक कहानी है, इसको भी शामिल किया गया बोनेक्लोर। बोनेक्लोर, पहला तो बोन का मतलब हो गया जंगल, और लोर का अर्थ होता है आंसू, है ना। तो खोरठा में उसको आंसू को ही खोरठा में हम लोर कहते हैं। तो याद रखेंगे बोनेक्लोर केकर लिखल रचना लागे, तो संतोष कुमार महतो के द्वारा चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा यह लिखा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चितरंजन महतो, इनका उपनाम जो है वो चित्रा उपनाम से कई बार पूछा जाता है कि चित्रा के उपनाम से कौन जाने जाते हैं, तो चितरंजन महतो इनका उपनाम है चित्रा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, और सारा का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप आराम से पढ़ें, उसके बाद टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बोनेक्लोर कैसन रचना लागे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बोनेक्लोर जो है वो किस प्रकार की रचना है। तो इस तरह के सवाल भी आपसे बनाया जा सकता है, कविता है, कहानी है, नाटक है या उपन्यास है। तो याद रखेंगे यह एक कहानी है, जो कि छाहर कहानी संग्रह में शामिल एक कहानी है, जो कि छाहर कहानी संग्रह का दूसरी कहानी है ये बोनेक्लोर। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है कि बोनेक्लोर कौन कहानी किताबें संकलित है। तो बोनेक्लोर जो है वो किस किताब में यह कहानी को जो वो संकलन किया गया है, यानी किस किताब में छपा हुआ है। तो याद रखेंगे छाहर कहानी संग्रह जो है उसी में यह जो है वो कहानी छपा हुआ है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा छाहर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि के बोन छोड़कर गांव ढोके लागल हत। तो यहाँ पे इस कहानी में जो बताया गया है कि जैसे जैसे जंगल ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे जो वहाँ के हाथी हैं, तो यहाँ पे हाथी का चर्चा किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथी, शेर तो ऐसे है ही नहीं, तो इसका बात ही नहीं करेगा, मानुस तो ये होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हाथी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से कहानी जो बताया गया वो एक जंगल का बताया गया है, जो कि जंगल के दर्द को बयां करता है। ये जो बोन का राजा, यहाँ पे बोनेक राजा का जिक्र किया गया है। बोन राजा जो कि जंगल के राजा होता है, वो बयां करता है अपना दर्द कि कैसे धीरे धीरे जंगल जो है वो दिन दहाड़े या अंधाधुंध कह सकते हैं, जिस तरह से वृक्षों की कटाई हो रही है, उसी दर्द को बयां करता है। उसी को लेकर के यह कहानी जो है वो लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ यह कहानी है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाथी। अगला सवाल है कि हाथी गाँव में कैसे आवे लागला। तो हाथी गाँव क्यों आ रहा है। तो दरअसल यहाँ पे क्या है कि मनुष्य अगर आपका घर कोई उजाड़ देगा, तो स्वाभाविक है कि अपने घर से आप किसी दूसरे ओर पलायन करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हाथी भी जो है वो जंगल से गांव की ओर अगर पलायन कर रहा है, तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि मनुष्य ने हाथी घर यानी बोन को जो उजाड़ देला, जेकर कारण से हाथी जो है वो गाँव में आवे लगला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि बोनेक्लोर कहानी में ककर मानवीकरण करल गेल है। तो बोनेक्लोर इसमें जो है वो ककर मानवीकरण करल गेल है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोनकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोन के। अगला सवाल है कि बोनेक्लोर में बोन काहे कांदा है। तो बोनेक्लोर में बोन काहे कांदा है, इसमें से आपको बताना है। तो बोनेक अंधाधुंध कटाई करे के चलते जो वो बोनेक्लोर में बोन कांदा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है बोनेक्लोर कहानी में केकर व्यथा कथा है। तो बोनेक्लोर कहानी में किसकी जो है वो कथा और व्यथा के बारे में चर्चा किया गया है। तो यहाँ पे बात किया गया है बोनकर, गामेक लोग कर या फिर बोनेक जीव जंतु कर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी का। यहाँ पे जंगल की भी बात किया गया है, यहाँ पे गांव के लोगों के बारे में भी बात किया गया है, साथ ही साथ जो भ्रष्ट अधिकारी, पुलिस अफसर जो अधिकारी होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे जिक्र मिलता है, और बोनेक जीव जंतु कर, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा देखने को मिलता है। साथ ही साथ बोन राजा इसका भी यहाँ पे जिक्र मिलता है। बोन के अंधाधुंध कटाई के कर रहल है।
तो बोन के अंधाधुंध के कटाई कर रहा है गाँव के लोग, गाँव के जानवर, बोने के जानवर या फिर भ्रष्ट जंगल सिपाही और अफसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ के जितने भी भ्रष्ट यानी जंगल के जो भी भ्रष्ट सिपाही और अफसर जो हैं वो कहीं ना कहीं जंगल की अंधाधुंध कटाई करने में सबसे अहम भूमिका जो है उन्हीं का है, क्योंकि वो रातों रात वृक्षों को काट करके और रातों रात वो बेच दे रहे हैं, जिसके कारण से आप सभी को पता ही होगा कि जितने भी मशीनीकरण, जितना भी अभी लकड़ी वगैरह का जो आरा मशीन वगैरह चलता है, जहाँ पे आपका गेट बनता है, जितना भी फर्नीचर वगैरह बनता है लकड़ी का, वहाँ पे आप देखते होंगे कि लकड़ी जो आता है वो आता कहाँ से है। तो ये कहीं ना कहीं मोटे तौर पर ये क्या है कि जो भी जंगल के अधिकारी होते हैं, पुलिस अफसर होते हैं, उनसे ये कांटेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं से ये संपर्क करके और वहाँ से ये रातों रात अपना वहाँ से जंगल से लकड़ी लेकर आ जाते हैं काट करके, और फिर ये अपना मोटा रकम एक कमाते हैं। इसमें दोनों के फ़ायदा होता है, फर्नीचर वाले जो दुकान वाले हैं उनका भी, और पुलिस अफसर अधिकारी वो भी अपना कमाई कर लेते हैं। लेकिन इसमें दुखद घटना जो देखने को मिलता है वो है जंगल में रह रहे जीव जंतुओं का। जैसे आप सभी को पता होगा कि आज जंगल में कितने अनेकों अनेक पक्षी पशु जो है वो धीरे धीरे जो है वो पलायन कर रहा है या लुप्त होते जा रहा है। इसका कारण है जंगल की लगातार कटाई, और साथ ही साथ जो सबसे अहम भूमिका है जो है जिसके कारण से हम जिंदा आज हैं, या तो हम कुछ बोल पा रहे हैं या कुछ कर पा रहे हैं या हम जीवित हैं, ऑक्सीजन। तो उसका भी एक प्रमुख है, जो कह सकते हैं कि उसका भी एक प्रमुख जिम्मेदार होता है। तो वृक्ष को रहना कितना आवश्यक है ये तो हमारा जीवन ही बताता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इन्हीं के ऊपर जो वो बनाया गया यह कहानी है। बोने क्लोर कहानी है बोने आग कैसे लग जाए। तो बोन में जो बोने क्लोर में जो कहानी इसमें कहानी में बताया गया कि बोन में जो आग जो है वो कैसे लग जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हर वर्ष जो है वो कहीं ना कहीं जंगल में आग लग जाता है। जंगल में आग लगने का कारण है जो भी महुआ बेचने वाले लोग हैं वो जंगल वहाँ पे जो भी पत्ते वगैरह गिरे होते हैं, कांटा वगैरह होता है, उसको हटाने के लिए, साफ़ करने के लिए वो क्या करते हैं कि महुआ पेड़ के नीचे जो है वो आग लगा देते हैं। अब जंगल में एक जगह आग लगता है तो धीरे धीरे वो फैलता जाता है, जिसके कारण से पूरा पूरा कह सकते हैं कि जंगल में ही आग लग जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महुआ बिछवैया लोग। अगला सवाल क्या है कि बोने असल दुश्मन ककरा कहल गेल है। तो बोने जो असल दुश्मन बताया गया है वो भ्रष्ट सिपाही, बोने सिपाही और अफसर के बताया गया है। अगला सवाल है कि बोने गाछ वृक्ष के बेच रहा है। तो बोने के गाछ वृक्ष के बेच रहा है, इसमें जो भ्रष्ट अधिकारी और सिपाही और अफसर हैं वही इस गाछ वृक्ष को जो है वो बेच रहे हैं। अगला सवाल है कि बोने के बचवे खातिर सरकार की करल है। तो बोने के बचवे खातिर सरकार का प्रयास जो वो निरंतर प्रयास जारी है। तो सबसे पहले तो इन्होंने वन विभाग बनाया, दूसरा है कि वन रक्षक सिपाही बहाल कर रहे हैं, और गाँव के लोग के प्रोत्साहित कर रहा है कि जंगल अगर बचेगा तभी हम लोगों की भलाई भी है और हमारा जीवन भी उसी पर टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सभी काम जो है वो, ये सारा काम जो है वो सरकार के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कुछ चंद कह सकते हैं कि भ्रष्ट अधिकारी के कारण से कहीं ना कहीं जंगल की अंधाधुंध कटाई हो रही है और कहीं ना कहीं उसका विनाश हो रहा है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि बोने क्लोर मने की हवा है। तो बोने क्लोर मतलब जंगल के आंसू, बोने का मतलब हो गया जंगल, तो जंगल के आंसू हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है कि बोने का राजा आपन व्यथा ककरा सुनावे लगल है। तो बोने का राजा जो है वो आपन व्यथा किसको सुना रहा है, झारखंड सरकार के, सिपाही और अफसर कुला के, बोने जानवर के, या आम जन सब के। तो आम जन सबको जो है वो जंगल के व्यथा जो है वो सुना रहा है बोने का राजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि बोने क्लोर कहानी में पैत बछर कौन जगह आग लागू है। तो यहाँ पे क्या कि महुआ और केंदुआ ये दो जगह होता है जहाँ पर ज़्यादातर, क्योंकि महुआ गिरता है तो पत्ता में गिर जाने के बाद महुआ नज़र नहीं आता है, जिसके कारण से वहाँ पे पत्ता हटाने के लिए, साफ़ करने के लिए वो लोग क्या करते थे कि पत्ते में आग लगा दिए। वहाँ से क्या होता था कि पूरा वृक्ष के नीचे जो है वो साफ़ हो जाता है, जिसके कारण से उसके बाद अगर महुआ चुनने में जो है वो आसानी होता है, जिसके कारण से वो महुआ और केंदुआ ये दोनों वृक्ष के नीचे जो वो जंगल में आग लगा देते थे हर वर्ष। और ये कहीं ना कहीं लगता था कि अब कौन लगा रहा, तो इसमें जो महुआ बिछवैया थे वही सब ये लगाते थे। अगला सवाल है कि गाँव के लोग कीले बोने आग लगाए दे हलथिन। तो महुआ बिछे के चलते, महुआ बिछे के लिए जो है वो सब आग लगा देता था। अगला सवाल देख लेते हैं, बोने क्लोर कहानी के मुख्य पात्र लागे। तो बोने क्लोर में जो मुख्य पात्र है वो है बोने का राजा और आम लोकजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि केकरा बोने की दशा देखकर मन मार के रह जाहल।
तो बोन राजा जो है, बोनेक राजा जो है, ये कहीं ना कहीं जंगल की दशा देख करके वो कहीं ना कहीं मन में एक हमेशा वो कह सकते हैं कि मन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था, सहना भी पड़ता था और मन मार करके, यानी कह सकते हैं कि आत्मग्लानि भी होता था कि धीरे धीरे जैसे हम लोगों का नाश हो रहा है, जंगल का नाश हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ से जीव जंतु लगातार पलायन कर रहे हैं। इसका कारण भी कह सकते हैं कि एक कोई जिम्मेदार नहीं था, बहुत सारे जिम्मेवार थे। जैसे वहाँ के आम लोकजन होते हैं जो या तो लकड़ी काट करके लाते हैं, चाहे वो जलावन के लिए, लेकिन धीरे धीरे अब ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। जब से आप सभी को पता ही होगा कि अब धीरे धीरे जंगल की कटाई बहुत कम हो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें अभी के समय में जो सबसे ज़्यादा जंगल की कटाई जो करने का मुख्य जो काम जो हो रहा है वो अफसर के द्वारा हो रहा है। और वो आरा मशीन में जो भी होता है, जो भी फर्नीचर दुकान होता है, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा अभी सेल होता है जंगलों का, पेड़ पौधों का। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम सवाल है कि बोनेकलोर कहानी जैर भाव की है। तो बोनेकलोर, इसमें जो मुख्य जैर भाव इसमें जो बताया गया है वो वन बचावे, पर्यावरण सुरक्षा और अंधाधुंध कटाई रोके, ये सभी कारण जो वो मुख्य रूप से यह बताया गया है। तो अगर बोनेकलोर कहानी का मुख्य अगर बात करें कि मुख्य तात्पर्य क्या है यह कहानी लिखने का, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से इस कहानी को जो है वो लिखा गया है। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ई सब है इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से यह कहानी जो था, उम्मीद करते हैं कि जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते थे वो सारे प्रश्नों को हमने शामिल करने का प्रयास किया है। प्रश्न और भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किया है। बाकी का प्रश्न आप भी बना सकते हैं खुद से। प्रश्न बनाना कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जो पूछा ही नहीं जाएगा तो वैसे प्रश्नों को बना करके और झूठ मूठ का कह सकते हैं कि इधर उधर भटकने से फ़ायदा नहीं है। आप कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए और तरीके से पढ़िए और उसी चीज़ को आप याद अच्छे से रख लीजिए। एक बार कहानी आप कंसेप्टली पढ़ लें कि मुख्य जो कहानी का जो मुख्य भाव है या मुख्य आधार क्या है, कहानी आखिर में बताना क्या चाह रहा है, किस चीज़ पर मुख्य रूप से चर्चा किया गया, फोकस किया गया है, उन चीज़ों को ध्यान दें। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, वहाँ के जो इम्पोर्टेंट पात्र हैं जिनके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। दूसरा है क्या उस कहानी को लिखने वाला जो लेखक है उसमें कितनी कहानी है, क्या है, कब उसका प्रकाशन होता है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लें। उसके अलावे आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई हम अगला वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी तैयारी करते रहें ज़ोर शोर से और जल्द ही हम लौटेंगे एक नई वीडियो को लेकर के। और इसी तरह से क्रमवार हम एक एक करके सारे वीडियोज़ को कवर करेंगे और आपके एग्ज़ाम्स के पहले हम पूरा सिलेबस कोशिश करेंगे कि हम पूरे सिलेबस को आपको एग्ज़ाम के बहुत पहले हम कवर कर देंगे। ये हम आपको आश्वासन देते हैं, क्योंकि अभी जैसे होता है ना कि नेता सब बोलते हैं कि हम ये करते हैं, वादा करते हैं, तो वादा वाला भी बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि वादे ये बहुत पुराना हो गया है और अभी तो ये चर्चा में ऐसे भी है क्योंकि अभी हाल ही में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव खत्म हुआ है। तो वादा नहीं करेंगे, लेकिन आपको इतना भरोसा ज़रूर दिलाएंगे कि हम एग्ज़ाम के पहले सारे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत।